बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। केकू और खुर्शीद गांधी ने भारतीय आधुनिक चित्रकला को एक ऐसी जगह दी कि दुनिया भर में उसे मान्यता मिली। उनकी केमोल्ड आर्ट गैलरी चित्रकारों के लिए दूसरा ठिकाना बन गई। सुनते हैं इस कहानी में प्रिंसेस स्ट्रीट की आर्ट गैलरी। ओरिजिनल स्टोरी द आर्ट गैलरी ऑन प्रिंसेस स्ट्रीट बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है जेरी पिंटो। चित्रांकन कृपा बी। पेंटिंग्स बाय गिव पटेल और सुधीर पटवर्धन। हिंदी में अनुवाद संध्या गांधी वकील। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। कहानी के लिए आभार स्टोरी वीवर। बम्बई यानी कि आधुनिक मुंबई के मलाबार हिल इलाके की चढ़ान पर ऐवान ए रफ़ियत यानी संवेदना घर नाम की एक खूबसूरत हवेली थी। ये हवेली थी बापसी सबावाला की। बापसी दौलतमंद घराने की थी और कुछ अलग ही ढांचे में ढली थी। वैसे तो वो समाज सेवा में रत रहती थी, पर जब उन्होंने किसी को ये कहते सुना कि स्त्रियों को पुरुषों के साथ नाटकों में काम करना शोभा नहीं देता, तो वे अभिनेत्री बन गई। बापसी दौलतमंद सर कावसजी जहांगीर और धनबाई की सबसे छोटी बेटी थी। अगर आप एल्फिंस्टन कॉलेज का अग्रभाग देखेंगे तो वहाँ सर कावसजी जहांगीर का चेहरा तराशा हुआ पाएंगे। ऐसे जाने माने खानदान की इस बेटी ने जब रंगमंच पर पांव रखा तो वो समाज के दकियानुसीत ख्यालों को ललकार रही थी। बापसी अपनी हवेली को पत्थर से रचा संगीत कहती थी। देश भर से कारीगर बुलवाकर उन्होंने अपने घर को सजाया संवारा था। जहां ये हवेली हुआ करती थी वहां आज महाराष्ट्र सरकार का सह्याद्री अतिथि गृह स्थित है। बापसी को जानवरों से बड़ा लगाव था। उनकी पसंदीदा अंगूठी मेंढक के आकार की थी। एक बार तो बापसी ने अपने जानवर मित्रों के लिए सबसे शानदार ताजमहल होटल में बड़ी दावत दी। सड़कों पर घूमते कुत्तों बिल्लियों को खाना खिलाया गया। अपने घोड़े पर सवार बापसी होटल की आलीशान सीढ़ियां चढ़कर दावत पर पहुंची। घोड़े साहब को उनके तोबड़े में खाना परोसा गया। बापसी के दो बेटे थे, शाहरुख और जहांगीर। जहांगीर चित्रकार थे। उन्होंने पेरिस और इंग्लैंड में चित्रकला की तालीम ली थी। वहाँ उनकी शिरीन दस्तूर से मुलाकात हुई। वही शादी करके दोनों वापस लौटे थे। एक रात किसी अजीब आवाज़ से शिरीन की नींद टूटी। बत्ती जलाई तो कमरे में एक सूअर को पाया। शिरीन ने अपने पति को जगाते हुए कहा, जहांगीर, हमारे कमरे में एक सूअर घुस आया है। जहांगीर बुदबुदाया, उफ, माँ का पालतू सूअर होगा। बापसी सचमुच जमाने से जरा हटकर थी। बापसी बड़ी दरिया दिल थी। उन्होंने जालियांवाला बाग के पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया। बेरोजगार जवानों को काम दिलाने के लिए उन्होंने कुलाबा इलाके में स्वबल स्टोर्स नामक एक बड़ी दुकान खोली। उन्होंने चंदा जमा करने के लिए एक बार चाय और नाच की महफिल का आयोजन किया। मदद करने के लिए खुर्शीद एडनवाला को बुलाया। खुर्शीद हाल ही में स्कूली पढ़ाई खत्म कर चुकी थी। बापसी, तुम्हें भी महफिल में आना है? हाँ। खुर्शीद, मुझे नहीं लगता मैं। अरे आ भी जाओ, मज़ा आएगा। तुम्हारा साथ देने के लिए मैंने सही शख्स भी ढूंढा है, केकू गांधी। खुर्शीद, क्या उसे पता है कि वो मेरे साथ चलने वाला है? बापसी, जब मैं बताऊंगी तो उसे पता चल जाएगा। आप दोनों मेरे बेटे जहांगीर के टेबल पर बैठेंगे। पर उनके बेटे जहांगीर साबावाला ने जाने का विचार ही बदल दिया और टिकट रद्द कर डाले। उस दिन एडनवाला परिवार का फ़ोन बजा। केकू, हेलो, क्या मैं खुर्शीद एडनवाला से बात कर सकता हूँ? खुर्शीद ने कहा, जी बोलिए। सुनो, कल हम डांस महफिल के लिए जाने वाले थे, पर वो तो अब मुमकिन नहीं। तो चलो एक फ़िल्म देखने चलते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। कुछ अरसे बाद जब केकू ने शादी के लिए पूछा, तब भी खुर्शीद ने कहा, ठीक है।
केकू गांधी एक भला इंसान तो था ही, समय के साथ वो और भी भला बनता गया। उसके पिताजी तंबाकू व्यापारी थे और उन्होंने बांद्रा इलाके में एक बहुत ही बढ़िया बंगला बनवाया था, पत्थर से रचा और सुरुचिपूर्ण। बंगले का नाम था केकी मंजिल। ये बंगला आज भी मौजूद है। रास्ते के उस पार बने बगीचे में बैठकर आप इत्मीनान से उसे देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा मुड़कर शाहरुख खान का बंगला मन्नत भी देख सकते हैं। दोनों को देखकर जी भर जाए तो पीछे मुड़कर समुंदर को देख सकते हैं। अब आपका कभी भी जी नहीं भरेगा। एक दिन केकू और उनका चचेरा भाई दारा कहीं जा रहे थे कि उनकी गाड़ी रोजर वॉन डेम नामक शख्स की गाड़ी से टकरा गई। जब यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो ये जनाब बेल्जियम से भारत आ गए थे। तीनों गपशप करने लगे। बात बात में वॉन्डेम ने कहा कि भारत में सभी घरों में देवी देवताओं के चित्र टंगे दिखते हैं। केकू ने कहा, हाँ भाई, हमारे शहर की रक्षा के लिए ही 7 देवियां हैं। दारा ने फिर नाम दोहराए, प्रभा देवी, मुंबा देवी, शीतला देवी, गाम देवी, वज्रेश्वरी, महालक्ष्मी और बांद्रा की माउंट मैरी। रोजर, इन चित्रों में कुछ तो बहुत ही सुंदर होते हैं। वाकई हमें फ्रेम यानी कि चित्र चौखट बनाने का धंधा शुरू करना चाहिए। केकू ने इसके बारे में अपने पिता से बात की। पिताजी ने कहा, अंधेरी इलाके में हमारी कुछ ज़मीन है, चाहो तो तुम वहाँ कारखाना शुरू कर सकते हो। ये जगह थी शाहपुर बाग। यही उन्होंने केमोल्ड कारखाना शुरू किया और यहाँ बनाए फ्रेम बेचने के लिए मरीन लाइन्स स्टेशन के पास प्रिंसेस स्ट्रीट पर एक दुकान खोली। उस जमाने में यूरोप में भयानक हादसे घट रहे थे। एडोल्फ हिटलर यहूदी कौम के लोगों को यातना शिविरों में बंदी बनाकर उनसे गुलामों की तरह काम करवाकर फिर उन्हें मौत के घाट उतार रहा था। कई यहूदी जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों से बच भागे। कुछ स्विट्ज़रलैंड गए तो कुछ अमेरिका, कुछ भारत में भी आए। उन्हीं में से एक थे भूवैज्ञानिक रूडी वोन लेडन। ये 1933 में यानी कि 1933 में बम्बई आए। वे व्यंग्य चित्रकार भी थे। देखते देखते भारत के नामी कला समालोचकों में उनकी गिनती होने लगी। इमैनुअल श्लेसिंगर का ऑस्ट्रिया में हैट बनाने का कारखाना था। उन्हें सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा था। यहाँ आकर उन्होंने एक रसायन विक्रेता से साझेदारी में धंधा शुरू किया। गोवा की एक महिला से शादी की और फिर से अपनी किस्मत चमकाई। वॉल्टर लैंगेमर इटली के एक महाविद्यालय में चित्रकला के प्राध्यापक थे। उनकी एक शिष्या थी शिरीन विमा दलाल। उसने वहाँ के बिगड़ते हालात देखकर वॉल्टर और उनके परिवार को हिंदुस्तान ले आने का इंतज़ाम किया। यहाँ शिरीन के पिताजी ने वॉल्टर को टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी दिलवाई। इन सब लोगों की दिलचस्पी थी चित्रकला में। उन्होंने भारतीय चित्रकारों की युवा पीढ़ी को बहुत बढ़ावा दिया और उनकी यूरोप और अमेरिकी चित्र शैलियों से पहचान करवाई। कृष्णा हावला जी आरा एक अंग्रेज परिवार के यहाँ नौकर थे और लोगों की मोटर गाड़ियाँ धोते थे। उनकी कला को परख कर लैंगेमर ने कृष्णा को चित्रकार बनने का मौका दिया। केकू और खुर्शीद गांधी के घर के बिल्कुल सामने जंग में पकड़े गए कैदियों का एक शिविर था। इस शिविर में कई इतालवी सैनिक थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने सुना कि इनमें से कई चित्रकार हैं। उन्होंने इन कलावंत सैनिकों को लेकर एक अनोखा प्रयोग किया जिसे मूर आर्ट नाम दिया गया। इस प्रयोग के जरिए इन चित्रकारों ने भारत भर में सेना के भोजन कक्षों और सैनिकों के बैरकों को चित्रों से सजाया। इन सब यूरोपीय लोगों से केकू की दोस्ती जम गई। शायद आधुनिक चित्रकला से केकू की पहचान इन्हीं की बदौलत हुई। वैसे भी अगर आप चित्रों के लिए चौखटे बनाने का धंधा करते हैं तो चित्रकारों से दोस्ती होना तो बड़े फायदे की बात थी, है ना? उन दिनों बहुत कम लोग आधुनिक चित्रकला की कृतियां खरीदते थे। उन्हें पसंद थे मुगल लघुचित्र, पहाड़ी शैली के चित्र, गुप्त युग, चोल युग की कांस्य मूर्तियां इत्यादि। पर आधुनिक चित्रकला, अरे इससे बेहतर चित्र तो मेरा 3 बरस का बेटा बना सकता है। मतलब क्या है इसका यार?
भाई मुझे तो ऐसा चित्र चाहिए जो मेरे नए दीवान पोश के साथ जचे। पर ऐसे भी कई लोग थे जो समझते थे कि अपने माहौल के बाहर या उससे दूर रहकर कोई भी कलाकृति जन्म नहीं ले सकती। एक कलाकार अपनी अंदरूनी नज़र से जो देखेगा उसी का चित्र बनाना चाहेगा। जिस तरह मुगल बादशाहों के चित्रकार अपने आसपास दिख रही सुंदरता का चित्रण करते थे, उसी तरह इस युग के शहरी चित्रकार अपने इर्द गिर्द दिखते नज़ारों के और अपनी जिंदगी के अनुभवों को कागज़ पर उतारते हैं। उन्हें लोग मेहनत करते दिखते हैं। शायद वो ये देखते हैं कि निसर्ग का क्या हाल होता है जब नरीमन पॉइंट पर एक मोर भटक जाता है। वे ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों को देखते हैं। 1999 में बनाई गई ये पेंटिंग गीव पटेल ने बनाई, पीकॉक एट नरीमन पॉइंट। पर वे उन पुरानी चीज़ों को भी देखते हैं जो हमारे पास थी, जैसे कि बनारस या गोवा का एक छोटा गिरजा। वे लोग कला देखते हैं और कला जगत के धुरंधर महारथियों को देखते हैं। और वे टैक्सियाँ देखते हैं, वे जानवर देखते हैं और बड़ी बड़ी आंखों वाले गमगीन बच्चे भी देखते हैं। ये चित्र है 1981 का, सुधीर पटवर्धन ने बनाया हुआ, एक्सीडेंट ऑन मे डे। आधुनिक चित्रकार सिर्फ जो देखता है उसे हूबहू कागज पर नहीं उतारता। ये काम तो फोटोग्राफर का है। चित्रकार चित्र बनाते वक्त उस पर अपनी छाप छोड़ता है, अपने वजूद का एक कतरा रंगों में मिला देता है। ये बात जितनी कठिन लगती है उतनी है नहीं। जैसे हम सभी अगर घर का चित्र बनाएं तो हर एक का चित्रण अलग होगा। कोई भी चित्र देखने लायक तब बनता है जब चित्र में चित्रकार का भी कुछ अंश खुल जाए। आधुनिक चित्रकला कैसे समझे? चित्र को गौर से देखिए, लंबे समय तक देखते रहिए। धीरे धीरे चित्रकार क्या बताना चाहता है इसका अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा। शायद केकू ने अच्छे चित्र क्या है इस बात की समझ भी इसी तरह पाई। उन्होंने अपने चौखटों में मढ़े इतने सारे चित्र इतनी बारीकी से देखे थे कि धीरे धीरे उनकी परख निखरती गई। चौखटों के लिए आए चित्रों में से केकू कुछ चित्र चुनकर अपनी प्रिंसेस स्ट्रीट की दुकान की खिड़की में टांगने लगे। आज इस सड़क का नाम श्यामलदास गांधी मार्ग है। रोशन कालापेसी, जो दुकान की प्रबंधक थी, सभी कलाकारों को कहती, बहुत बड़े चित्र मत बनाना, खिड़की का नाप ध्यान में ज़रूर रखना। एमएफ हुसैन का सबसे पहला चित्र जो बिका इसी खिड़की में प्रदर्शित किया गया था। सन 1952 में जहांगीर आर्ट गैलरी खुली। ये एक सार्वजनिक कला दीर्घा थी जहां कोई भी चित्रकार अपने चित्र प्रदर्शित करने को दे सकता था। इसके प्रबंधक थे सोली बाटलीवाला। उन्होंने केकू और खुर्शीद से पूछा कि क्या वे इस इमारत की पहली मंजिल पर आर्ट गैलरी खोलना चाहेंगे। पर जगह काफ़ी छोटी है, उन्होंने चेताया। वाकई जगह छोटी थी, पर 9 महीने में यहाँ बम्बई की सबसे पहली कला दीर्घा बनी जो चित्रकारों को आमंत्रित करके उनसे प्रदर्शन और बिक्री के लिए चित्र बनवाने लगी। आने वाले 44 बरसों तक ये गैलरी चित्रकारों का दूसरा ठिकाना बनी रही। 44 यानी कि 44। यहाँ केकू गांधी ने पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा किए हुए आदिवासी चित्र प्रदर्शित किए। इसी गैलरी की दीवारों को चित्रफलक बनाकर उस पर नलिनी मलानी ने चित्र बनाए। कई युवा चित्रकारों की सबसे पहली प्रदर्शनी इस गैलरी में हुई। यहाँ कोई भी चित्रकार बेझिझक केकू के साथ चाय पीने और गपशप करने आ जाता था। खुर्शीद कम बोलती थी और कारोबार में मगन रहती थी। गैलरी का बही खाता वही संभालती। चित्रकारों से पत्र व्यवहार करना और दर्शकों के अच्छे बुरे अभिप्राय चित्रकारों तक पहुंचाना भी खुर्शीद का काम था। केकू ने गैलरी को उड़ने के लिए पंख दिए, खुर्शीद ने उसकी जड़ें मजबूत की। केकू के कानों तक खबर पहुंची कि ईरान की मल्लिका शाहबानो बम्बई आ रही है। केकू चाहते थे कि वे आकर चित्रकारों से मिले और कुछ प्रदर्शनियां देखे। मल्लिकाए ईरान के पास वक्त की कमी थी। केकू ने राज्यपाल से अनुमति लेकर चुनिंदा चित्रों की राजभवन में ही नुमाइश की। मल्लिका ने ना सिर्फ चित्र देखे बल्कि उनमें से एक चित्र खरीदा भी।
केकू का दिल बहुत बड़ा था, कभी कभार उनकी जेब से भी बड़ा। केकू, बेचारे का एक भी चित्र नहीं बिका अब तक। खुर्शीद, तो चलो हम एक चित्र खरीद लेते हैं। केकू, लेकिन मैंने तो उसे कहा कि हम सभी के सभी खरीद लेंगे। खुर्शीद, जनाब पैसे कहाँ से आएंगे? आ, हमारे चित्र संग्रह में से एक चित्र बेचकर। खुर्शीद, ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास उम्दा चित्र ही नहीं बचेंगे, सिर्फ तुम्हारी उदार दिली के नतीजे दीवारों पर टंगे मिलेंगे। केकू और खुर्शीद ने आगे जाकर गैलरी केमोल्ड की कलकत्ता और दिल्ली में शाखाएं खोली। सन 1992 में बम्बई में सांप्रदायिक दंगे हुए। केकू क्षुब्ध हो उठे। पीड़ित लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लाने के लिए उन्होंने बहुत मदद की। सभाओं में अमन का संदेशा फैलाने के लिए वे शहर भर घूमते। अब तक उनकी बेटी शिरीन गांधी ने गैलरी का कारोबार संभाल लिया था। कला के क्षेत्र में नए बदलाव आ रहे थे। अभिनीत कला, संस्थापन कला, वीडियो कला, ऐसे नए रूपों का बोलबाला था। अब तो गैलरी भी नई जगह पर तब्दील हो रही थी। जिंदगी के अगले मोड़ पर कदम बढ़ाने का वक्त आ गया था। केकू और खुर्शीद समुंदर किनारे बने अपने घर में एक दूजे के संग सुकून की जिंदगी बिताने लगे। अक्सर दोनों समुंदर तट पर चहलकदमी करते नजर आते, उसी जगह जहां उन्हीं का दान किया हुआ शिल्प भी प्रदर्शित है। केकू सन 2012 में चल बसे। खुर्शीद भी 2013 में उनके पीछे पीछे पार्थिव जगत छोड़कर चली गई। चौखटों से उन्होंने शुरुआत की। चौखटों में भरे उन्होंने चित्र वे ले गए गैलरी में। गैलरी बनी चित्रकारों की चौखट, और उन दोनों ने अपने जीवन काल में भारतीय आधुनिक चित्रकला को विश्व प्रसिद्ध होते हुए देखा। पुराना बम्बई यानी कि मुंबई की यादा ताज़े हो गई ना? तो और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं बुक्स दैट स्पीक पर। बुक्स दैट स्पीक पर मुंबई के बारे में और एक कहानी उपलब्ध है, जो है मराठी में बॉम्बे डक्स बॉम्बे डॉक्स, यानी कि मुंबईची कहाणी बंदर बोंबील जहाज बांधणी। आप ये कहानी भी ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।